हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी जो कि अनुच्छेद 352 से संबंधित है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविज़न है। और आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 352 के बारे में, जो कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान हम पढ़ रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान से संबंधित मुख्य बातें कि आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 18 में है, जो कि हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में हमने जोड़ा है। आपातकालीन प्रावधान जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में ये था कि इससे हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, एकता अखंडता को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा ना हो। इसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और हमारा जो संविधान है वह सुरक्षित रहे। इसीलिए हमने भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात से संबंधित है को जोड़ा। इसी के साथ अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है उसको भी हमने भारतीय संविधान में रखा। इसके अलावा अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है उनका प्रावधान भी भारतीय संविधान के भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस कारण लग सकती है, या हम कहें कि राष्ट्रीय आपात लगने का जो आधार है, बेस है, वो क्या हो सकता है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का जो बेस है वो मुख्यतः 3 इसमें कारण माने गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपात तब लग सकता है जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। यानी कि राष्ट्रीय आपात का जो आधार है मुख्यतः 3 आधारों का जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया है, जिनमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह शामिल है। हमें इस बात को यहाँ जान लेना चाहिए कि सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में जो 3 शब्द से उनमें से युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द था। अब वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ है, उल्लंघन हुआ है। और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग किया गया था। तो वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह कंसेप्ट 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपात जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है अनुच्छेद 352 में, उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात कब, किस प्रकार से, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हम लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए सबसे पहले मंत्रिपरिषद की लिखित रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के पास जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू करता है, लेकिन राष्ट्रपति कब करता है, जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद लिखित रूप में रिपोर्ट देती है। यानी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता। यह प्रावधान भी 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है, क्योंकि पहले मूल संविधान में ये प्रावधान था कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति
नेशनल इमरजेंसी की घोषणा लागू कर देते थे, ऐसा प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में इसको बदल दिया गया है। वर्तमान में 44वें संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी तभी लागू करेंगे जब मंत्रिपरिषद लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। जैसा कि पहले एक नेता या दो नेता के कहने पर ही इमरजेंसी लगा दी जाती थी, जैसे कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी, तो वर्तमान में इसीलिए इसको क्या है, बदल दिया गया है। अब राष्ट्रपति तभी नेशनल इमरजेंसी लागू कर पाएंगे जब मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। अगर लागू हो जाए राष्ट्रीय आपात तो इसकी अवधि कितनी रहती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो जाती है तो उस तिथि से ही, जब घोषणा होती है उस तिथि से 1 महीने तक राष्ट्रीय आपात लागू रह सकता है। यानी कि अगर जैसे कि आज राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति ने की है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आज की है तो यह 1 महीने तक क्या है, लागू रहेगी। अगर इसे आगे बढ़ाना है, इसके समय में हमें वृद्धि करनी है, तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन होना जरूरी है। अगर 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। 6 महीने के बाद अगर और आगे वृद्धि करना है, इसमें अवधि को और बढ़ाना है तो दोबारा से सेम प्रक्रिया चलेगी। यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से दोबारा से क्या है, अनुमोदन होगा। दोबारा से अगर अनुमोदन हो जाता है तो फिर आगे अवधि 6 महीने के लिए फिर दोबारा से बढ़ जाती है और इस प्रकार से अवधि जो है वो अनंत समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। मूल संविधान में जो अभी कंसेप्ट था कि राष्ट्रपति ने जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया तो 1 महीने तक लागू रहेगी, मूल संविधान में यह 2 महीने का कंसेप्ट था। वर्तमान में इसको बदल दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 1 महीने तक लागू रहती है। इसके अलावा हमने ये भी जिक्र किया कि दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए और वो विशेष बहुमत से। अगर उस परिस्थिति में लोकसभा विघटित है तब क्या होगा? जब लोकसभा विघटित है और बिना अनुमोदन के ही लोकसभा विघटित हो गई है, तो जब भी लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है उसके 30 दिन तक नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकती है। इसके अलावा संसद के अनुमोदन के पश्चात नेशनल इमरजेंसी जो 6 महीने तक जारी रहती है और प्रत्येक 6 महीने के बाद जैसे ही संसद अनुमोदन कर देती है तो इस प्रकार से जो अवधि है वो अनंत समय तक बढ़ाई जा सकती है। और यह प्रावधान 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मूल संविधान में यह भी स्पष्ट नहीं था कि आपात की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र तक भी सीमित रह सकती है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान कर दिया है कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में भी लगा हो। राष्ट्रीय आपात जो है वो पूरे देश में भी लग सकता है या किसी राज्य में या राज्य के किसी हिस्से में भी क्या है, लग सकता है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है कि 38वें संविधान संशोधन 1975 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 352 में एक और नया प्रावधान ये जोड़ दिया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की भी शक्ति होगी। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से ही कोई घोषणा क्यों न कर रखी हो और वह चल भी रही हो। इससे हमारा अभिप्राय ये है कि अगर पहले से ही कोई इमरजेंसी चल रही है, एक इमरजेंसी लगी हुई है पहले से, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो दूसरी इमरजेंसी भी क्या है, लागू कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है, आगे जाकर हम देखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो उसका प्रभाव क्या रहता है, क्या इफ़ेक्ट रहेंगे नेशनल इमरजेंसी के। नेशनल इमरजेंसी के मुख्यतः 3 प्रभाव रहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव रहता है। केंद्र राज्य के मुख्यतः 3 संबंध हैं: प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर भी रहता है। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल है और राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल जो 5 साल है, उसकी अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय में, और एक समय में 1 साल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी का जो प्रभाव है वो मौलिक अधिकारों पर रहता है। मौलिक अधिकार हमारे स्वतः निरस्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इमरजेंसी में हमारे जो मौलिक अधिकार 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होते। इसके अलावा हमारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो सकते हैं। आर्टिकल 358 आगे हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 358 के तहत जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है तो आर्टिकल 19 में हमारे जो 6 स्वतंत्रताएँ दी गई है, आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं वो अपने आप ही क्या है, निलंबित हो जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति भाग 3 के मौलिक अधिकार कौन कौन से निलंबित होंगे, इस प्रकार की एक लिस्ट भी जारी कर सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रभाव है वो केंद्र राज्य संबंधों पर भी रहता है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर रहता है, और इसके साथ मुख्य है कि मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव नेशनल इमरजेंसी का रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही शासन चलाना होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे पहला प्रभाव नेशनल इमरजेंसी का ये रहता है कि जो राज्य सरकार है उनको अपना शासन केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही चलाना होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश के तहत ही शासन चलाते हैं जब इमरजेंसी लगी हो और नेशनल इमरजेंसी लगी हो। इसके अलावा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाता है। मुख्य हमने 3 सूचियों का जिक्र किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है, और राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है साधारण परिस्थिति में। लेकिन जब आपातकाल लगा हो, आर्टिकल 352 लगा हो, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगी बल्कि संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव रहता है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती। नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती है। इसके अलावा इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा पूरे भारत के स्थान पर किसी राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित हो, यानी कि पूरे राज्य में नहीं लगी है, पूरे भारत में नहीं लगी है, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में लगी है, तब भी संसद को शेष राज्य अर्थात जहां आपातकाल नहीं लगा है वहां पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, और यह प्रावधान 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 352 के तहत जब किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लगा है फिर भी संसद को यह अधिकार है कि वो पूरे देश में किसी भी विषय पर क्या है, कानून बना सकती है, और यह प्रावधान 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 250 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रह सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 250 में ये स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा है और संसद ने किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया है, तो यह कानून जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाता है उसके 6 महीने तक ये लागू रहता है। केंद्र राज्य संबंधों के प्रभाव से संबंधित अनुच्छेद 354 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति आपात की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो करों का बंटवारा है वो केंद्र राज्य के संबंधों के जो वित्तीय संबंध है उनमें किया गया है, और ये बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब उस समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य में जो करों का
बंटवारा किया गया है उसमें संशोधन कर सकता है, और ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। तो ये केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रभाव है नेशनल इमरजेंसी का। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव इस प्रकार से रहता है। अनुच्छेद 80 का क्लोज 2 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 80 का क्लोज 2 से ये स्पष्ट होता है कि जब लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल है और जब इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो संसद कानून बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए क्या है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जैसे कि 1975 की इमरजेंसी में हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1975 तक था, लेकिन संसद के द्वारा कानून बनाकर वह अवधि एक समय में 1 साल कर बढ़ा दी, यानी कि 1976 कर दी, और उसके बाद 1 साल फिर दोबारा से बढ़ा दी, 1977 कर दी। तो 80 का क्लोज 2 ये स्पष्ट करता है कि लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है उसमें वृद्धि की जा सकती है संसद के द्वारा, और एक समय में 1 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह भी आपातकाल का प्रभाव रहता है लोकसभा पर। अनुच्छेद 172 का क्लोज 1 भी ये स्पष्ट करता है कि जो प्रभाव लोकसभा पर रहता है वैसा प्रभाव राज्य विधानसभा पर भी रहता है, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा लागू हो तब संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 172 का क्लोज 1 स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल है उसमें भी संसद विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और यह संसद के द्वारा किया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का मूल अधिकारों पर भी प्रभाव रहता है। नेशनल इमरजेंसी का मूल अधिकारों पर प्रभाव इस प्रकार से है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 इसमें विशेष 2 आर्टिकल हैं। तो पहले हम जिक्र करते हैं अनुच्छेद 358 का। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और नेशनल इमरजेंसी कौन सी लगी हो, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगी हो। पीछे अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 प्रकार से लग सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के कारण। लेकिन अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और वह भी युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगी हो, तब अनुच्छेद 19 में हमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ मिली हुई है वो अपने आप ही स्वतः ही निलंबित हो जाती है आर्टिकल 358 के अनुसार। इसके अलावा आर्टिकल 359 ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के दौरान आदेश निकालकर यह घोषित कर सकते हैं कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में हमारे कौन कौन से मूल अधिकार क्या है निलंबित होंगे। इस प्रकार की एक लिस्ट भी राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जा सकती है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपातकाल में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 और जो 21 है वो कभी भी निलंबित नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं वो आपातकाल में निलंबित नहीं होते। और आर्टिकल 358 ये कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण अगर आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं वो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाती है। और अनुच्छेद 359 ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति आदेश निकाल कर भी भाग 3 के कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे इस प्रकार की लिस्ट भी जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होते आपातकाल में भी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गई है उसके प्रभाव भी हमने पढ़ लिए हैं, तो नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी को मुख्यतः 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। पहली विधि है कि राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा वापस ले लें, क्योंकि राष्ट्रपति ने घोषणा की है मंत्रिपरिषद की लिखित रिपोर्ट पर, और राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा वापस ले लेंगे, इसमें संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तभी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है कि अगर संसद द्वारा अनुमोदन निर्धारित समय पर नहीं हो, यानी कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है
तो 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन होना चाहिए 2/3 बहुमत से, और वो अनुमोदन ही अगर संसद का 2/3 बहुमत से नहीं होता है तब भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रावधान जोड़ा गया है जो 44वें संशोधन 1978 में जोड़ा गया है कि अगर लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों के लिखित रूप में सूचना देती है, और वो सूचना किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो लिखित सूचना राष्ट्रपति को देंगे। ऐसी सूचना देते हैं तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के अंदर एक लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, और इसमें अगर संकल्प साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी क्या है, समाप्त हो जाएगी। तो नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति की जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 हैं, जिसमें राष्ट्रपति खुद घोषणा वापस ले ले तब भी नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा संसद अगर 2/3 बहुमत से अनुमोदन नहीं करती है निर्धारित समय में, जो कि 1 महीना है, पहले 2 महीने का समय था और वर्तमान में इसमें बदलाव किया गया है, 1 महीने का समय है, तब भी नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य के द्वारा लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देते हैं, या अगर संसद का सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, और 14 दिन के अंदर जो विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद साधारण बहुमत से नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में लगी है चीनी आक्रमण के समय, और जो 1968 तक रही। 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय नेशनल इमरजेंसी लगी जो 1977 तक रही, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई थी, जो कि 1977 तक रही। और पीछे हमने संविधान संशोधन 38 में पढ़ा था, जिसमें यह अमेंडमेंट किया गया था कि एक समय में क्या है, राष्ट्रपति एक से अधिक क्या है, विधियां भी लागू कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। क्या राष्ट्रीय आपात की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो मूल संविधान में आपात घोषणा की जो न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान का अगर हम जिक्र करें तो उसमें न्यायिक समीक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं था, बल्कि 38वें संविधान संशोधन 1975 में ये प्रावधान किया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपात लगा हो, आपात उत्पन्न हो, चाहे वो 352 हो, 356 हो, 360 हो, हमें पहले से ही पता है कि अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई राष्ट्रीय आपात लगा है तो न्यायालय के द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। संशोधन कब किया गया? 38वां संशोधन 1975 में किया गया, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इस उपबंध को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में यह संविधान में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल जाता है? तो 42वें संशोधन के द्वारा मिल जाता है। इसका सही आंसर है सी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए शस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो शस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में 44वें संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। इससे पहले कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द था। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 1 माह के अंदर होना चाहिए। पहले वहाँ पर 2 माह का जिक्र किया गया था, वर्तमान में अब 1 माह है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन हो गया है तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो यह 6 महीने तक प्रभावी रहेगा एक बार में, और 6 महीने कर अनंत समय तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है, और संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर 356 लगाया जा सकता है, और वित्तीय आपात में अनुच्छेद 360 लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार शब्द निरस्त नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो मूल अधिकार शब्द निरस्त नहीं होते। निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है?
तो राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, ये सभी इसका सही आंसर है डी। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात का लागू किया गया है? इसका सही आंसर है 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपात अब तक। इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय आपात का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक्स।